अस्सलाम वालेकुम डेयर। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री 11th चैप्टर 1 11th केमिस्ट्री न्यू बुक, उसका चैप्टर 1 पीरियाडिक टेबल एंड पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़। इसकी आज हमने यहाँ एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। हम यहाँ पे एक्सरसाइज के MCQs को सॉल्व करेंगे, उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे। आपको रिटन शेप में मिलेंगे ये सब, और यहाँ जो हम MCQ सॉल्व करेंगे उसकी रीज़न भी आपको बताएंगे कि एक ऑप्शन ठीक है तो क्यों ठीक है, बाकी 3 ऑप्शन अगर गलत हैं तो वो क्यों गलत हैं। तो डेयर यहाँ आपको मुकम्मल आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे एक्सरसाइज की MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखें यहाँ पहला आपके पास जो MCQs है, देखें जी पहला MCQs हमारे पास है, विच साइंटिस्ट फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व द periodicity in the element। फर्स्ट ऑप्शन इज न्यूलैंड, सेकंड ऑप्शन इज लूथर मायर एंड थर्ड ऑप्शन इज डोब्राइनर, फोर्थ ऑप्शन इज मेंडलीव। तो डेयर हम यहाँ सबसे पहले यहाँ पे जो एक टर्म इस्तेमाल हुई है पीरियडिसिटी, उसको डिफ़ाइन करते हैं कि पीरियडिसिटी क्या है। पीरियडिसिटी मीन्स द रिपीटिंग पैटर्न इन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स when they are arranged in order of increasing atomic mass और number। जब आप एलिमेंट्स को बढ़ते हुए अटामिक नंबर या मास के लिहाज से तरतीब देते हैं तो एलिमेंट्स क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिपीट करते हैं, जिसको पीरियडिसिटी का नाम दिया जाता है। डेयर यहाँ 4 उसने साइंसदान दिए हुए हैं। हम चारों साइंसदान की यहाँ कंट्रीब्यूशन जो है वो हम पहले देखेंगे, उसके बाद हम इवेल्युएट करेंगे ऑप्शन को। यहाँ पे देखें पहले नंबर पे उसने न्यूलैंड्स दिया हुआ है, दूसरे नंबर पे लूथर मायर है, तीसरे नंबर पे डोब्राइनर है और चौथे नंबर पे मेंडलीव है। यहाँ पे हम देखते हैं कि न्यूलैंड्स ने क्या किया, प्रपोज द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इन 1864। इसने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बनाया था 1864 में। अरेंज्ड एलिमेंट्स बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के लिहाज से इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। Found that every 8th elements had similar properties like musical octaves। और इसने जो ऑक्टेव्स बनाए थे उसमें इसने ये कहा था कि हर 8वें एलिमेंट की खसूसियत पहले के साथ मिलती है। दिस वाज द फर्स्ट क्लियर ऑब्जर्वेशन ऑफ पीरियडिसिटी। ये पीरियडिसिटी की पहली क्लियर ऑब्जर्वेशन थी। लूथर मायर ने क्या किया था, क्रिएट ए ग्राफ ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास, वर्कड इंडिपेंडेंटली ऑन पीरियडिसिटी अराउंड सेम टाइम एज मेंडलीव बट पब्लिश्ड लेटर। अब इसने क्या किया था, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के दरमियान एक ग्राफ इसने खींचा था और इसने काम उसी टाइम किया था जब ये मेंडलीव ने काम किया था, लेकिन इसने पब्लिश नहीं किया था। डोब्राइनर ने देखो क्या किया, प्रपोज्ड लॉ ऑफ ट्राइएड। इसने लॉ ऑफ ट्राइएड्स इसने प्रपोज किए थे। इसने सिमिलर एलिमेंट्स को 3-3 ग्रुपों में इसने तकसीम किया था। डिड नॉट आइडेंटिफाई फुल पीरियाडिक पैटर्न, इसने नहीं आइडेंटिफाई किया था। मेंडलीव्स ने देखो क्या किया, इन 1869 क्रिएट द फर्स्ट ट्रू पीरियाडिक टेबल, अरेंज्ड एलिमेंट्स बाय एटॉमिक मास एंड प्रेडिक्टेड न्यू एलिमेंट्स, यूज पीरियडिसिटी प्रैक्टिकली बट नॉट द फर्स्ट टू ऑब्जर्व इट। अब देखो इसने फर्स्ट टाइम जो है एलिमेंट्स को पीरियाडिक टेबल की शक्ल में इसने तरतीब दिया था, लेकिन ये पहला साइंसदान नहीं था जिसने पीरियडिसिटी के ऊपर काम किया था, यानी कि यूज पीरियडिसिटी प्रैक्टिकली बट नॉट द फर्स्ट टू ऑब्जर्व। तो डेयर हमारा जो एग्जैक्ट आंसर बनता है वो कौन सा बनता है, न्यूलैंड। न्यूलैंड पहला साइंसदान था जिसने पीरियडिसिटी को ऑब्जर्व किया था। नेक्स्ट हमारे पास है, रिकॉग्नाइज द एलिमेंट्स इफ़ इट हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन शेल्स, belongs to S block and has 2 electrons in its outermost shell। फर्स्ट ऑप्शन इज कैल्शियम, सेकंड सोडियम, थर्ड मैग्नीशियम और फोर्थ है पोटाशियम। कहता है जी एक आपके पास एलिमेंट है, उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन शेल हैं और उसका ताल्लुक S ब्लॉक से है। 2 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में पाए जाते हैं। आपने बताना है वो कौन सा एलिमेंट है। तो डेयर हम यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। देखें पहले नंबर पे उसने कैल्शियम दिया हुआ है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2882, यानी पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और चौथे में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो टोटल इसके पास 4 शेल हो गए। तो इसका मतलब नॉट इन पीरियड 3, ये पीरियड 3 में तो नहीं है,
क्योंकि 4 शेल हैं तो इसका मतलब ये चौथे पीरियड में होगा। दूसरे नंबर पे है सोडियम, एटॉमिक नंबर उसका 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281 है, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1 है। अब इसके पास देखें 3 शेल हैं तो इसका मतलब ये तीसरे पीरियड में है, और इसके आखिरी शेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1, तो इसका मतलब इसका ग्रुप कौन सा होगा, पहला होगा। 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल, ग्रुप इसका कौन सा है, पहला। और उसने यहाँ कंडीशन क्या लगाई है कि आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हैं। तो आगे चलते हैं। मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर इसका 12 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी 282 है, यानी कि पहले में 2, दूसरे में 8, फिर तीसरे में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके पास देखो टोटल शेल कितने हो गए, अब 3, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 2, टोटल शेल कितने हो गए, 3। अच्छा, अब टोटल शेल 3 है तो इसका मतलब क्या, इसका पीरियड कौन सा होगा, तीसरा होगा। आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, तो इसका मतलब इसका ग्रुप कौन सा होगा, 2 होगा। अब आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स चूँकि 2 हैं तो इसका मतलब इसका ताल्लुक़ जो है वो किस ब्लॉक के साथ है, एस ब्लॉक के साथ है। तो लिहाजा यही इसका करेक्ट जो है ना वो आंसर हो सकता है। अगर आप पोटाशियम को देखें तो पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 9 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 28811 है, यानी कि 4 इसके पास शेल्स हैं, और ग्रुप इसका कौन सा होगा, 1, क्योंकि इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। सो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन शेल, इसका मतलब द एलिमेंट इज़ इन पीरियड 3, बिलोंग्स टू एस ब्लॉक, द एलिमेंट इज़ फ्रॉम ग्रुप 1 और 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, इट मस्ट बी इन ग्रुप 2 में होना चाहिए। तो इस लिहाज को अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा बनता है, मैग्नीशियम बनता है। नेक्स्ट हमारे पास है, विच वन डू यू थिंक इज़ करेक्ट अबाउट मेटेलिक करैक्टर। मेटेलिक करैक्टर के बारे में आप कौन सा यहाँ पे बयान जो है वो दुरुस्त समझते हैं। इट डिक्रीज फ्राम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, इट इंक्रीजेज फ्राम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, इट रिमेन्स कांस्टेंट फ्राम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, इट इंक्रीजेज फ्राम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। तो डेयर हम यहाँ पे सबसे पहले मेटेलिक जो करैक्टर है ना इसको डिफाइन करते हैं कि मेटेलिक करैक्टर होता क्या है। मेटेलिक करैक्टर रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस। मेटेलिक करैक्टर एलिमेंट की एक ऐसी खासियत है एटम की जिसके तहत वो इलेक्ट्रॉन को खारिज करता है और पॉजिटिव आयन केटाइंस बनाता है। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, गुड कंडक्टर्स होती हैं, एंड जनरली क्या होती हैं, ये शाइनी होती हैं। अब एक्रोस ए पीरियड लेफ़्ट टू राइट, यानी कि जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड मोर टाइटली, सो इट बिकम्स हार्डर टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। मेटेलिक करैक्टर क्या हो जाएंगे, फिर डिक्रीज हो जाएंगे। डाउन ए ग्रुप, जब आप ऊपर से नीचे आते हैं, टॉप टू बॉटम, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर फार्दर फ्रॉम न्यूक्लियस, सबसे बाहर वाले शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से दूर हो जाते हैं, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है, सो इट बिकम्स ईजियर टू लूज इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज हो जाते हैं। तो डेयर हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर है वो कौन सा बनेगा, इट इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। नेक्स्ट हमारे पास है, विच प्रॉपर्टी इंक्रीजेज एज यू गो डाउन ए ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। जब आप पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो इंक्रीज होती है, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी। तो डेयर यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं, इन ए ग्रुप न्यू शेल्स आर एडेड एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जब आप टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं तो नए शेल का इजाफा होता है। दिस इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, शील्डिंग इफेक्ट आल्सो इंक्रीज। अब इसकी वजह से क्या होता है कि डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है और शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ जाता है। तो हम इवेल्युएट करते हैं ऑप्शन को। पहले नंबर पे एटॉमिक रेडियस है, इंक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू मोर इलेक्ट्रॉन शेल्स, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन शेल बढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली डिक्रीज डाउन द ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिक्रीज बिकॉज द न्यूक्लियस अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स लेस स्ट्रांगली, और आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज एज इट बिकम्स ईजियर टू रिमूव आउटर इलेक्ट्रॉन। सो दी एग्जैक्ट आंसर कौन सा होगा, एटॉमिक रेडियस। यानी कि जब आप फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, विच सेट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रिजल्ट्स इन हायर आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट ऑप्शन इज स्मॉलर एटम्स एंड ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज, सेकंड ऑप्शन इज स्मॉलर एटम एंड स्मॉलर न्यूक्लियर चार्ज, एंड थर्ड ऑप्शन इज लार्जर एटम एंड ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज,
Fourth option is larger atom and the smaller nuclear charge. So there, ionization energy is the energy required to remove an electron from an atom. Higher ionization energy means the atom holds its electrons more tightly. Factors that increase the ionization energy कौन कौन सी हैं? स्मॉलर एटॉमिक साइज, एटम का साइज अगर छोटा हो, इलेक्ट्रॉन्स आर क्लोजर टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होंगे. ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज अगर हो, न्यूक्लियस पुल्स इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रॉन्गली. और बोथ मेक इट, यानी कि स्मॉलर एटॉमिक साइज और ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज मेक इट हार्डर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी. अब हम इवेल्युएट करते हैं ऑप्शन को. स्मॉलर एटम प्लस ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज, हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी इनकी. स्मॉलर एटम विथ स्मॉलर चार्ज नॉट एनफ पुल, एंड लार्जर एटम प्लस ग्रेटर चार्ज इलेक्ट्रॉन स्टिल फॉर वीकर होल्ड. लार्जर एटम प्लस स्मॉलर चार्ज वेरी लो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी. सो द एग्जैक्ट आंसर कौन सा है? स्मॉलर एटम एंड ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज. नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स शो मोर देन वन मीन्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. फर्स्ट ऑप्शन इज सोडियम, सेकंड ऑप्शन इज मैग्नीशियम, थर्ड इज एल्यूमिनियम एंड फोर्थ इज फास्फोरस. डेयर, सबसे पहले हम देखते हैं कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है. वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स एन इलेक्ट्रॉन कैन लूज डिफरेंट नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट कंपाउंड्स, कि एक एलिमेंट है वो डिफरेंट कंपाउंड्स में मुख्तलिफ जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है. दिस इज़ कॉमन इन नॉन मेटल्स एंड ट्रांजिशन मेटल्स. अब पहले नंबर पे यहाँ पे सोडियम है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +1 होता है और सिर्फ एक ही है. मैग्नीशियम, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है ओनली. एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है ओनली. एंड फास्फोरस शोज मल्टीपल स्टेट्स, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, +3 भी और +5 भी. -3 ये शो करता है फास्फीन में PH3 में, और +3 ये शो करता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में PCl3 में, और +5 ये शो करता है फास्फोरिक एसिड में H3PO4 में. सो द एग्जैक्ट आंसर इज फास्फोरस. नेक्स्ट, विच इज़ द करेक्ट जनरल ट्रेंड इन द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन ए ग्रुप. एक इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का जो ट्रेंड है वो क्या होगा ग्रुप में. इट बिकम्स लेस नेगेटिव फ्रॉम टॉप टू बटम, टॉप टू बटम ये लेस नेगेटिव हो जाएगी. इट बिकम्स मोर नेगेटिव फ्रॉम टॉप टू बटम, इट रिमेन्स सेम, और इट हैज़ नो डेफिनेट ट्रेंड एंड चेंजेस इरेगुलरली. देखें डेयर, पहले हम इसके कंसेप्ट को समझते हैं. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज़ द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन. अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है? एनर्जी की वो मिकदार है, एनर्जी जो खारिज होती है व्हेन एन एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन. मोर नेगेटिव वैल्यूज मीन्स द एटम स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन. अब इसका हम ट्रेंड देखते हैं ग्रुप में और उसके बाद इवेल्युएट करते हैं. अटामिक साइज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप. अटामिक साइज आपको पता है डाउन द ग्रुप इंक्रीज होते हैं. द एडेड इलेक्ट्रॉन इज़ फार्दर फ्राम द न्यूक्लियस. आने वाले इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से क्या होंगे? दूर होंगे. न्यूक्लियर अट्रैक्शन बिकम वीकर हो जाएगी. देयरफॉर लेस एनर्जी इज रिलीज्ड. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बिकम्स क्या हो जाएगी? लेस नेगेटिव हो जाएगी. तो लिहाजा पहले नंबर पे जो ऑप्शन है इट बिकम्स लेस नेगेटिव फ्राम टॉप टू बटम, यही ठीक है. सेकंड नंबर वाला जो है इट बिकम्स मोर नेगेटिव, ये गलत है क्योंकि अपोजिट है ये एक्चुअल ट्रेंड के. और तीसरे नंबर वाला है इट रिमीन्स द सेम, ये भी गलत है क्योंकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डज चेंज. नेक्स्ट है नॉट डेफिनेट ट्रेंड, तो ये भी रॉन्ग है. देयर इज़ ए क्लियर ट्रेंड इन मोस्ट ग्रुप. सो द एग्जैक्ट आंसर आपके पास क्या है? फर्स्ट, इट बिकम्स लेस नेगेटिव फ्रॉम टॉप टू बटम. नेक्स्ट हमारे पास है विच इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन द सल्फेट आयन. सल्फेट आयन में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +4, +2, +6 और 0. तो डेयर यहाँ पे पहले ज़रा समझें. ऑक्सीजन ऑलवेज हैज़ एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -2. देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम, तो लिहाजा 4 को आप -2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये -8 हो जाएगा. हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं कि जो आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका आपने निकालना है सल्फ़र का वो कितना है? X है. तो हम यहाँ पे इक्वेशन बनाते हैं. एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी मॉलिक्यूल होता है या कोई आयन होता है उसमें जितने नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं उन तमाम के ऑक्सीडेशन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम होता है ना वो उसके ऊपर मौजूद चार्जेस के बराबर होता है. अगर मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो वो 0 हो जाएगा, अगर कोई आयन है तो जितने वहाँ पे चार्जेस होंगे उसके बराबर हो जाएगा. इन केस ऑफ सल्फेट, जो सल्फेट है इसके ऊपर चार्ज कितना है? -2 है.
तो लिहाजा x प्लस माइनस 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। तो यहाँ कितना निकलेगा, ये +6 निकलेगा। सो दी विच इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन दी सल्फेट आयन, ये कितना हो जाएगा, ये +6 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है विच इज़ द करेक्ट ट्रेंड इन वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलोंग ए पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या है पीरियोडिक टेबल के पीरियड में। इट डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड, इट इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड, इट रिमेन्स कांस्टेंट, इट हैज़ नो डेफिनेट ट्रेंड। तो डेयर सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन ए केमिकल बॉन्ड, कि एक केमिकल बॉन्ड में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की जो सलाहियत होती है ना एलिमेंट की, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। तो इसका हम एनालिसिस करते हैं। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज एज वी मूव लेफ्ट टू राइट, जब आप मूव करते हैं न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है स्लाइटली, एटम्स अट्रैक्ट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रॉन्गली। तो पहले नंबर का जो ऑप्शन है आपके पास कौन सा है, डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये इनकरेक्ट है। दूसरे नंबर वाला है इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये सही है। और तीसरे नंबर वाला है रिमेन्स कांस्टेंट, इट क्लियरली चेंजेस, रॉन्ग ऑप्शन है ये वाला। नो डेफिनेट ट्रेंड, द ट्रेंड इज़ वेल डिफाइंड, ये भी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है। तो लिहाजा हमारे पास जो सही ऑप्शन है ना वो कौन सा है, इट इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड। नेक्स्ट हमारे पास है एटॉमिक रेडियस जनरली डैश अक्रॉस ए पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में आपने ट्रेंड बताना है किसका, एटॉमिक रेडियस का। पहले नंबर पे उसने कहा इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, रिमेन कांस्टेंट, या फर्स्ट इंक्रीज दैन डिक्रीज। तो डेयर एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल। एज वी मूव अक्रॉस ए पीरियड, जब आप एक पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द सेम शेल, इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज पुल्स इलेक्ट्रॉन्स क्लोजर। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है। तो लिहाजा पहले नंबर पे कौन सा था, इंक्रीज, ये इनकरेक्ट है, क्यों, इसलिए साइज रिड्यूस अक्रॉस ए पीरियड। दूसरे नंबर वाला डिक्रीजेस, ये करेक्ट है। रिमेन्स कांस्टेंट, इट क्लियरली चेंजेस, ये तो है ही नहीं, ये इसके साथ बिलोंग ही नहीं करता। चौथे नंबर पे फर्स्ट इंक्रीज दैन डिक्रीज, नॉट ट्रू फॉर पीरियड्स, ये पीरियड के लिए ट्रू नहीं है, तो ये भी जो है ये गलत है। तो हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर है वो कौन सा है, डिक्रीजेस, यानी एटॉमिक रेडियस जनरली डिक्रीजेस अक्रॉस ए पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और आर्गॉन। तो डेर पहले हम ज़रा समझते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए गैसियस एटम। हायर आयोनाइजेशन एनर्जी मीन्स द एटम होल्ड इट्स इलेक्ट्रॉन्स मोर टाइटली। आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होती जाएगी इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली न्यूक्लियस ने पकड़ा हुआ है। तो ट्रेंड अक्रॉस ए पीरियड, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। रीज़न क्या है, इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस। नोबल गैस हैव द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ड्यू टू देयर स्टेबल इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन। अब यहाँ पे कंपैरिजन देखते हैं चारों ऑप्शन का। सोडियम जो ग्रुप 1 से बिलोंग करता है इसकी लोवेस्ट होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। मैग्नीशियम जो ग्रुप 2 से बिलोंग करता है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हायर होती है देन सोडियम। और एल्यूमिनियम जो ग्रुप 13 से बिलोंग करता है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी स्लाइटली हायर होती है देन मैग्नीशियम। और आर्गोन जो ग्रुप 18 से बिलोंग करता है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट होती है ड्यू टू फुल ऑक्टेट। तो लिहाजा आपके पास जो एग्जैक्ट आंसर है वो कौन सा है, आर्गोन है। तो डेयर ये थे पहले चैप्टर के MCQs। अब हम यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखें जो पहला हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है, व्हाट इज़ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, गिव एन एग्जांपल। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है उसकी आपने एग्जांपल देनी है, ये आप बुक से भी कर सकते हैं। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए न्यूट्रल एटम इन इट्स गैसियस स्टेट। तो ये नीचे एग्जांपल है इसकी दी हुई, तो यही आपने लिखना है, ठीक है। दिस मीन्स 494 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स इन द गैसियस स्टेट। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सप्लेन व्हाई सल्फर हैज़ ए लोअर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देन फास्फोरस। तो डेयर पहले कंसेप्ट लें आप, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने लिखना कैसे है। तो यहाँ पे देखें डेयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो फास्फोरस की है जिसका एटॉमिक नंबर है वो यहाँ पे दी हुई है, इसी तरह सल्फ़र की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इन दोनों को हम कंपेयर करके इस सवाल का जवाब लिखेंगे। तो यहाँ पे देखें फास्फोरस में क्या होता है, 3p जो सबशेल है ना वो हाफ फील्ड होता है। ज़रा गौर करें इस सवाल के ऊपर, यहाँ पे देखें जो 3p सबशेल है ना ये वाला, ये हाफ फील्ड है।
हाफ फील्ड से क्या मुराद कि पी के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, यहाँ पी के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है। 3p(x) के अंदर 1 है, 3p(y) के अंदर भी 1 है, 3p(z) के अंदर भी 1 है। और इसी तरह जो है देखें इन सल्फ़र 3p सबशेल हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन, और सल्फ़र के अंदर जो 3p है उसके पास देखें यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है। 3px के अंदर 2 हैं, y के अंदर 1 है, और 3pz के अंदर कितना है, 1 है। तो इसके नतीजे में देखो क्या होगा, दिस पेयरिंग इन सल्फ़र, सल्फ़र के अंदर ये जो पेयरिंग हुई है यानी कि 3px के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, इसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होती है जिसकी वजह से ईजियर हो जाता है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर सल्फ़र हैज़ ए लोअर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देन फास्फोरस। तो इसका आपने आंसर लिखना कैसे है, ये यहाँ पे मैंने आगे पैराग्राफ में इसका जवाब लिख दिया है। सल्फ़र हैज़ ए लोअर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देन फास्फोरस इवन थो इट कम्स आफ्टर फास्फोरस, अगरचे ये फास्फोरस के बाद आता है इन द पीरियोडिक टेबल। दिस इज़ बिकॉज फास्फोरस हैज़ ए हाफ फील्ड 3p3 सबशेल। जो हाफ फील्ड होते हैं ना वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, विच इज़ मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी एंड सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। In contrast, sulfur has a 3p4 configuration where one of the p orbital contains a pair of electrons, leading to increased electron-electron repulsion. This repulsion makes it easier to remove one electron from sulfur than from more stable phosphorus. So sulfur ionization energy क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी। तीसरा हमारे पास जो यहाँ पे सवाल है सी, Why the elements in group 13 to 17 are called p block element। तो डेयर पहले इसको ज़रा कंसेप्ट ले लें, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसको आपने लिखना कैसे है। जो एलिमेंट्स होते हैं ना ग्रुप 13 to 17 उसको हम क्या कहते हैं, p ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो p सब शेल में इंटर हो रहे होते हैं। इसी तरह इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन द p ऑर्बिटल। द p ब्लॉक इंक्लूड्स एलिमेंट्स वेयर p orbitals are being progressively filled from 1 to 6 इलेक्ट्रॉन। p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना, तो 1 से लेके 6 तक वहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे होते हैं। दीज ग्रुप्स इंक्लूड, इसमें मेटल, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल इसमें शामिल हैं, जिस तरह बोरोन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ड्यू टू दीज रीजन्स द एलिमेंट्स इन ग्रुप 13 to 17 आर कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, p ब्लॉक। इसका आंसर आप पैराग्राफ की शक्ल में यूँ बना सकते हैं, द एलिमेंट्स इन ग्रुप 13 to ग्रुप 17 आर कॉल्ड p ब्लॉक एलिमेंट because in their electronic configuration the last electrons enter the p subshell of the outermost energy level. These elements have their valence electrons in ns2 np1 np5 orbitals, यानी कि 5 ये जो p है ना p ऑर्बिटल उसमें इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो डेयर पहला हमारे पास है एटॉमिक साइज, दूसरा न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट और हाइब्रिडाइजेशन। ये सारे फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं। आप इसमें से पहले 3 भी लिख लें तो काफ़ी हैं, लेकिन हम पांचों को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एटॉमिक साइज देखें, स्मॉलर एटम्स हैव हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो छोटे साइज़ के एटम्स होते हैं ना उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्यों होती है, बिकॉज द न्यूक्लियस अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रॉन्गली। जो न्यूक्लियस होता है वो इलेक्ट्रॉन को मोर स्ट्रॉन्गली क्या करता है, अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियर चार्ज। ए हाई वैल्यू ऑफ अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल रिजल्ट इन ए ग्रेटर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिकॉज एन इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज causes greater attraction to the bonded electron. नेक्स्ट शील्डिंग इफेक्ट, मोर इनर इलेक्ट्रॉन्स यानी न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते जाएंगे, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीडेशन स्टेट। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट यूजुअली इंक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हाइब्रिडाइजेशन मोर एस करेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल में एस करेक्टर जितने ज़्यादा होते जाएंगे, जिस तरह यहाँ पे sp के अंदर एस करेक्टर ज़्यादा है बनिस्बत sp2 के, और sp2 में एस करेक्टर ज़्यादा बनिस्बत sp3 के, इंक्रीजेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि एस करेक्टर ज़्यादा होते जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। तो डेयर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स एज वी मूव डाउन द ग्रुप। जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो अल्कली मेटल्स की रिएक्टिविटी इंक्रीज़ क्यों होती है, कौन से फैक्टर है जो इनकी रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं। तो डेयर बहुत सारे फैक्टर हैं।
यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 लिखे हैं, आप इनमें से पहले जो है ना ये 3 कर लें, ये भी काफ़ी हैं। तो यहाँ पे देखें पहला कौन सा है, इंक्रीज़ इन अटामिक साइज़। एज वी मूव डाउन द ग्रुप अटामिक साइज़ इंक्रीजेज, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज़ फार्दर फ्राम द न्यूक्लियस। दूसरा कौन सा है, डिक्रीज़ इन आयोनाइजेशन एनर्जी। जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं ग्रुप में तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। इट बिकम्स ईजियर टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मेकिंग द मेटल्स मोर रिएक्टिव। तीसरा है इंक्रीज़ इन शील्डिंग इफेक्ट। जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा होते जाते हैं, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाता है। इनर इलेक्ट्रॉन्स शील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस, वीकनिंग द न्यूक्लियर अट्रैक्शन। आगे हमारे पास है वीकर अट्रैक्शन फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। द पुल ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स वीकर, सो द इलेक्ट्रॉन इज ईजिली लॉस्ट। नेक्स्ट, हायर टेंडेंसी टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस। ईजियर लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन मीन्स क्विकर फॉर्मेशन ऑफ आयंस। इसका मतलब फास्टर रिएक्शन होगा। अब इस तमाम की समरी क्या है कि डाउन दी ग्रुप अटामिक साइज़ इंक्रीज़ होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होती है, रिएक्टिविटी बढ़ती है। तो इसका नतीजा क्या होगा, तो रिएक्टिविटी आर्डर क्या हो जाएगा कि फ्रांसियम की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी और लिथियम की रिएक्टिविटी क्या होगी, सबसे कम होगी। तो डेयर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन देखें क्या है जी, एफ क्वेश्चन, वाई सम ऑफ द एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर्स वाइल अदर्स डू नॉट। तो डेयर यहाँ पे पहले हम इसका कंसेप्ट लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसको आपने लिखना कैसे है। देखें पहला यहाँ पे हमारे पास जो रीज़न है ना वो कौन सी है, वो है जी एक्सपेंडेड ऑक्टेट, कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर लेते हैं। एलिमेंट्स इन द पीरियड 3 एंड बियॉन्ड हैव एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स इन देयर वैलेंस शेल्स अलोइंग दैम टू होल्ड मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज़ कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, एन एक्सपेंडेड ऑक्टेट कहते हैं। यूज़ ऑफ डी ऑर्बिटल, दीज एलिमेंट्स क्या करते हैं, कैन प्रमोट इलेक्ट्रॉन्स फ्राम द एस और पी ऑर्बिटल्स टू एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स अलोइंग दैम टू मूव मोर बॉन्ड्स एंड शोइंग हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये क्या करते हैं, एस और पी जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना वहाँ से ये खाली डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर देते हैं। मल्टीपल बॉन्ड पॉसिबिलिटीज़, ड्यू टू द एक्सपेंडेड ऑक्टेट्स सच एलिमेंट्स कैन शेयर डिफरेंट जो है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लीडिंग टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर्स। और ये वाले जो तमाम जो है चीज़ें ये पॉसिबल नहीं है किसके अंदर, पीरियड 2 के अंदर। पीरियड 2 के एलिमेंट्स, पीरियड 2 एलिमेंट्स लाइक जिस तरह कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन डू नॉट हैव डी ऑर्बिटल्स, सो दे कैन नॉट एक्सपेंड देयर ऑक्टेट एंड टिपिकली शो फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। तो डेयर इसका आंसर आपने पैराग्राफ की शक्ल में यूँ लिख सकते हैं, सम एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू लूज डिफरेंट नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बोथ देयर वैलेंस शेल एंड इनर शेल्स, especially the D block and P block element. This is common in transition elements and heavier P block elements like nitrogen, sulfur, phosphorus, which have vacant D orbitals that allow them to expand their octet. These elements can use different number of electrons for bonding in different compounds leading to multiple oxidation state. On the other hand, S block elements like जिस तरह sodium, magnesium है and lighter P block elements like fluorine, oxygen है usually do not show variable oxidation state because they have a fixed number of valence electrons and no available d orbitals. d orbital के ऊपर आपने फोकस करना है, so they can only lose or share a fixed number of electrons. नेक्स्ट देर हमारे पास है क्वेश्चन जे, देखें जी क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स विच इज़ इन पीरियड 5 एंड ग्रुप 15, कि आपने आइडेंटिफाई करना है उस एलिमेंट को जो पीरियड 5 में हो और ग्रुप 15 में हो। तो डेर यहाँ पे देखें एलिमेंट कौन सा है, वो एंटीमनी है एस बी। पीरियड कौन सा है 5, मींस द एलिमेंट हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन शेल्स, इसके 5 इसके अंदर शेल हैं। ग्रुप 15 है तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं, 5 हैं। एलिमेंट्स डैट फिट्स बोथ कंडीशन, ये दोनों कंडीशन को जो फिट करता है 5 यानी कि पीरियड, और ग्रुप कौन सा है 15, वो कौन सा है एंटीमनी। एटॉमिक नंबर इसका 51 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी मैंने यहाँ पे लिख दी है अगर आपको ज़रूरत हो। एंटीमनी के कुछ यहाँ पे मैंने यूजेस भी लिख दिए हैं कि ये इस्तेमाल होता है कहाँ पे, फ्लेम रिटार्डेंट्स एंड अलॉय के तौर पे। एक ज़बरदस्त यहाँ पे चीज़ देखें, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि एंटीमनी, नाम इसका एंटीमनी है लेकिन इसका सिंबल एस बी है। क्यों, सिंबल एस बी स्टैंड फॉर एंटीमनी, इट कम्स फ्राम द लेटिन नेम स्टीबियम, डेट्स वाई इट्स सिंबल कौन सा है, एस बी है। तो ये लातिनी नाम स्टीबियम से लिया गया है ये एस बी।
तो इसको आप सिंपल अल्फाज में यूँ भी लिख सकते हैं। देखें यहाँ पे बहुत सिंपल इसका आंसर आप यूँ लिख सकते हैं, द एलिमेंट डैट इज़ इन पीरियड 5 एंड ग्रुप 15 ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज़ एंटीमनी। नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास क्वेश्चन है, वाई ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम आर मोर आयनिक दैन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। यानी आपने ये बताना है कि सोडियम और मैग्नीशियम के जो ऑक्साइड हैं वो ज़्यादा आयनिक क्यों हैं एज़ कम्पेयर टू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। तो डेर इसकी वजूहात हैं कुछ। देखें यहाँ पे सोडियम एंड मैग्नीशियम ये मेटल्स होते हैं। मेटल्स टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन ईजिली एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस, और देयर ऑक्सीडेशंस आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आयनिक बॉन्ड बनता है इनके अंदर, आपको पता है वो इलेक्ट्रॉन्स की मुंतकली से बनता है। नाइट्रोजन एंड फास्फोरस वो नॉन मेटल्स हैं, और नॉन मेटल्स आपको पता है वो शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स को मुंतकिल नहीं करते। देयर ऑक्साइड्स आर फॉर्म बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, और ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से। और तीसरा यहाँ पे फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। सोडियम एंड मैग्नीशियम हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन हैज़ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो लिहाजा यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो जाएगा, बिग हो जाएगा। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है तो आयनिक बॉन्ड बनते हैं, मोर आयनिक करैक्टर होते हैं उसके अंदर। सोडियम और इसी तरह नाइट्रोजन फास्फोरस जो है इनकी सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, दोनों की तकरीबन बराबर बराबर होती है। स्मॉलर डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तकरीबन एक जैसी हो तो मोर कोवलेंट करैक्टर आ जाते हैं। तो डेर आप इसको यूँ लिख सकते हैं, इसका आंसर यहाँ मैंने पूरा पैराग्राफ में यहाँ पे लिख दिया है। तो क्या कहते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम आर मोर आयनिक इन नेचर कंपेयर टू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन देयर मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करैक्टर। सोडियम एंड मैग्नीशियम आर मेटल्स होती हैं, एंड मेटल्स टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन ईजिली टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस। ऑक्सीजन इज ए नॉन मेटल, गेन्स इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिव आयंस। दिस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड्स इन देयर ऑक्साइड्स, जिस तरह Na2O है एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑन दी अदर हैंड नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर, ये क्या होती हैं, नॉन मेटल्स होती हैं, एंड व्हेन टू नॉन मेटल्स कंबाइन दे टेंड टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स rather than transfer them. This result in the formation of covalent bonds in their oxide such as NO2 or P2O5. Therefore, the difference in the nature of bonding arises from the metallic character of sodium and magnesium and the non-metallic character of sodium and phosphorus. नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास है जी क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखते हैं अब कौन सा है, आई। क्या कहता है जी, देखें, गिव रीजंस फॉर द डिफरेंट केमिकल रिएक्टिविटीज़ ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम टूवर्ड्स ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। के सोडियम और मैग्नीशियम की आपने रिएक्टिविटी ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ डिफरेंट की होती है वो बताना है। तो यहाँ पहले इसको समझें, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका जवाब क्या लिखना है आपने। सोडियम इज़ मोर रिएक्टिव होती है दैन मैग्नीशियम टूवर्ड ऑक्सीजन। सोडियम ईजिली लूज वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सोडियम आयन, रिएक्ट्स क्विकली विद ऑक्सीजन टू फॉर्म, ये सोडियम ऑक्साइड बनाती है। मैग्नीशियम नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन to form magnesium ions, react less violently, forms magnesium oxide, ये भी magnesium oxide ही बनाती है। Therefore sodium reacts faster and move vigorously with oxygen than magnesium। कि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन खारिज करना होता है, वो आसानी के साथ खारिज कर देती है, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करने होते हैं। अब रिएक्टिविटी विद क्लोरीन के साथ देखें, बोथ सोडियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट क्लोरीन बट देयर प्रोडक्ट्स डिफरेंट होते हैं। सोडियम फॉर्म NaCl, ये आयनिक कंपाउंड है, एक यहाँ पे सोडियम आयन होता है, एक यहाँ पे क्लोराइड आयन होता है। मैग्नीशियम फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड, आल्सो ये आयनिक होता है कंपाउंड, मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज 2 होता है, और यहाँ पे 2 क्लोराइड आयन इसके साथ मिलते हैं। हाउएवर सोडियम रिएक्ट्स मोर एक्सप्लोसिवली विद क्लोरीन ड्यू टू ईजियर लूज ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन्स कंपेयर टू मैग्नीशियम। के सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन खारिज करना होता है, वो आसानी के साथ कर देती है। सो सोडियम इज़ जनरली मोर रिएक्टिव दैन मैग्नीशियम विद क्लोरीन। तो डेर इसका पूरा आंसर मैंने यहाँ पे बना के आपको दे दिया है, तो आप इसको पूरे नंबर लेने के लिए ये आप पूरा आंसर यहाँ पे लिखें, ये ज़्यादा बेस्ट है। केमिकल एक्टिविटी ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम टुवर्ड्स ऑक्सीजन एंड क्लोरीन आर डिफरेंट बिकॉज दे बिलोंग टू डिफरेंट ग्रुप्स एंड हैव डिफरेंट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम इज एन alkali metals group 1 with 1 valence electrons, while magnesium is an alkaline earth metals group 2 की with 2 valence electrons. Sodium reacts more vigorously with oxygen and chlorine because it needs to lose only 1 electrons to achieve a stable configuration, making it more reactive. Magnesium on the other hand has to lose 2 electrons which requires more energy, so it reacts less violently with oxygen. Sodium forms sodium oxide and magnesium forms magnesium oxide, both being basic oxide.
with chlorine sodium forms NaCl and magnesium forms MgCl2, but the reactions differ in intensity due to their different metallic characters and ionization energies. Thus the differences in reactivity is mainly due to their group position, valence electrons and ease of electron. Their next question हमारे पास है why the ionization energy of lithium is much lower than that of helium despite the fact that nuclear charge of lithium is +3 and that of helium is +2. अब वो कहते हैं जी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो आपने बतानी है लिथियम की क्यों जो है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू हीलियम, कि लिथियम के ऊपर जो है न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा होता है और हीलियम के ऊपर क्या होता है कम। तो डेर इसके यहाँ पे हम दोनों के मैंने अलग अलग यहाँ पे फैक्टर्स लिखे हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर देखें 2 होता है, न्यूक्लियर चार्ज इस पे +2 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी क्या है 1s2 है। बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर होते हैं कहाँ पे फर्स्ट शेल में जो वेरी क्लोज होता है न्यूक्लियस, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी है। लिथियम एटॉमिक नंबर इसका 3 है, न्यूक्लियर चार्ज इसका +3 है, इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन इसकी क्या हो जाएगी 1s2 2s1। आउटर इलेक्ट्रॉन इज़ इन दी सेकंड शेल फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस होगा। आल्सो इनर इलेक्ट्रॉन्स 1s2 शील्ड दी आउटर 2s1 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज। वीकर अट्रैक्शन हो जाएगी जिसकी वजह से लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी। अब लिथियम के अंदर देखें आखिरी शेल के अंदर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये शील्डिंग इफेक्ट भी यहाँ पे पैदा करेंगे। इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से शील्डिंग इफेक्ट इसके अंदर ज़्यादा हो जाता है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला कि आल्थो लिथियम हैज़ ए हायर न्यूक्लियर चार्ज इट्स आउटर इलेक्ट्रॉन इज़ फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड शील्डेड बाय इनर इलेक्ट्रॉन। दिस मेक इट मच ईजियर टू रिमूव रिजल्टिंग इन लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर टू हीलियम। इसको पैराग्राफ की शक्ल में आप यहाँ पे यूँ लिख सकते हैं, यहाँ पे देखें मैंने दे दिया यहाँ पे कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम इज़ मच लोअर दैन दैट ऑफ हीलियम इवन थो लिथियम हैज़ ए हायर न्यूक्लियर चार्ज कंपेयर टू हीलियम। This is because helium has only 2 electrons in its first energy level which is very close to the nucleus and experiences strong जो है electrostatic attraction. As a result, more energy is required to remove an electron from helium. On the other hand, lithium has 3 electrons with the outermost electron present in the second energy level 2s1 which is farther from the nucleus and is also shielded by inner electron. This shielding effect reduces the effective nuclear attractions on the outermost electrons making it easier to remove and thus lithium has a lower ionization energy than helium despite having a high nuclear charge. Next देखें हमारे पास क्या है जी क्वेश्चन के द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर 4 है इज़ हायर होती है दैन डैट ऑफ बोरोन जिसका एटॉमिक नंबर 5 है डिस्पाइट द फैक्ट दैट द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ बेरिलियम इज़ 4 एंड डैट ऑफ बोरोन इज़ कितना है 5। तो देखते हैं डेयर क्या यहाँ पे पहले इसका कंसेप्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेरिलियम की भी है बोरोन के भी यहाँ आपके सामने है। अब थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करें। बेरिलियम हैज़ फुल्ली 2s सबशेल, जो बेरिलियम है ना इसका जो 2s सबशेल है वो फुली फिल्ड है जो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा एंड रिक्वायर मोर एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा दरकार होगी। बोरोन हैज़ एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन 2p आर्बिटल, इसके पास एक एक्स्ट्रा आर्बिटल है 2p एज़ कम्पेयर टू बेरिलियम and this electron is less tightly held, higher in energy, easier to remove. Therefore, even though boron has a higher nuclear charge, इसका nuclear charge ज़्यादा होता है, its 2p electron is less stable होते हैं and easier to ionize than stable 2s electron in beryllium. आप इसको पैराग्राफ की शक्ल में यूँ भी लिख सकते हैं। Ionization energy of beryllium is higher than that of boron, even though boron has a high nuclear charge compared to beryllium. This is because the electronic configuration of beryllium is 1s2 2s2 meaning its outermost electrons are in the completely filled 2s subshell which is more stable and and tightly held by the nucleus. In contrast, boron has the configuration 1s2 2s2 2p1 and its outermost electron is in the 2p subshell which is higher होता है in energy and less tightly held than 2s. As a result, less energy is needed to remove the 2p electrons from boron than to remove the 2s electrons from beryllium. Therefore, despite having a slightly higher nuclear charge, boron has a lower ionization energy than beryllium due to less stable partially filled 2p orbitals. Next देखें जी क्या what is common in sodium ion, magnesium ion, neon and fluoride ion. Arrange them in increasing order of sizes.
तो डेयर जितने भी यहाँ पे आयंस दिए हुए हैं और जो एटम हैं इन तमाम के पास इलेक्ट्रॉन 10 हैं। इस तरह की स्पीशीज़ को आप आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ कहते हैं। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ क्या होती हैं? एटम्स और आयंस दैट हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज। तो यहाँ पे देखें एक्सप्लेनेशन है फॉर साइज स्ट्रेंथ के लिहाज से मोर प्रोटॉन्स मीन्स ग्रेटर न्यूक्लियर अट्रैक्शंस एंड स्मॉलर साइज। फीवर प्रोटॉन्स मतलब वीकर पुल होगा और लार्जर साइज होगा। इसको आप पैराग्राफ की शक्ल में यूँ यहाँ पे लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दी है। आल्थो सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम आयन नियोन एंड फ्लोराइड all have the same number of electrons 10 and are called isoelectronic species. Their size are not the same. Their atomic or ionic size depend on the nuclear charge number of proton. As the nuclear charge increases, the electrons are pulled more strongly towards the nucleus, making the ion smaller. Hence aluminium ion has the smallest size because it has the highest nuclear charge, and fluoride has the largest because it has the lowest nuclear charge among them. Therefore the increasing order of sizes is aluminium का साइज सबसे कम होगा, fluoride का साइज क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा. This order shows that size increases as the positive charge decreases और negative charge increases. There next हमारे पास है, यहाँ पे देखें M पे क्वेश्चन, कंसीडर दी क्लोराइड्स ऑफ सोडियम मैग्नीशियम एंड फास्फोरस जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है, NaCl मैग्नीशियम क्लोराइड एंड PCl5. क्लासीफाई ईच ऑफ दीज क्लोराइड एज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल. फॉर ईच क्लोराइड ब्रीफली एक्सप्लेन द रीजंस फॉर योर क्लासिफिकेशन रेफरिंग टू देयर बिहेवियर व्हेन डिजॉल्विंग इन वाटर. तो डेयर सोडियम क्लोराइड देखते हैं पहले. इज क्लासिफाइड एज ए न्यूट्रल साल्ट. इट इज़ फॉर्म फ्रॉम ए स्ट्रॉन्ग एसिड HCl एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस NaOH. When NaCl is dissolved in water, it does not hydrolyze and the resulting solution is neutral in nature. pH 7 होगी. Magnesium chloride is considered a basic salt, although it shows weaker hydrolysis या weak hydrolysis. It is formed from a strong acid HCl and a weak base MgOH twice. In aqueous solution, magnesium ions slightly hydrolyze to produce hydroxide ions, making the solution weak basis. Phosphorus pentachloride is an acidic chloride. It is covalent compound and when it reacts with water, it undergoes hydrolysis to form phosphoric acid and hydrochloric acid. This result in an acidic solution with pH less than 7. तो डेयर अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है किसी MCQs के बारे में, किसी सवाल के बारे में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा जल्द रिप्लाई करने की. तो डेयर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.